टू आई एस संसारी यूट्यूब चैनल एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आई एस संसारी में। दोस्तों यहाँ पर आपकी जो क्लासेस हैं वो लगातार चल रही हैं। आप हैं सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स और यहाँ पर आपकी ये जो क्लास है ये है विज्ञान विषय की, कौन सी, साइंस के सब्जेक्ट की, ठीक है। इसके अलावा जितने भी आपकी सारी क्लासेस के सब्जेक्ट हैं वो सारी क्लासेस लगातार चल रही हैं शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस को अभी तक अटेंड नहीं किया पिछली क्लासेस को तो चैनल पर जाकर आप देख लीजिए। सभी सब्जेक्ट की अलग अलग जो प्ले लिस्ट हैं वो मिल जाएंगी, ठीक है। तो वहाँ चैनल पर जाकर आप चेक कीजिए, सभी सब्जेक्ट की जो प्ले लिस्ट हैं वो मिल जाएंगी। उनमें आप जो पुरानी क्लासेस हैं उनको ज़रूर अटेंड कर लीजिए ताकि सारी चीज़ें आपको सही से समझ में आ सकें। क्योंकि इससे पहले हमने आपको जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यानी कि बहुविकल्पीय, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। यहाँ पर अभी ये अंतिम सीरीज आपकी चल रही है शॉर्ट आंसर टाइप की। इसके बाद आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे सन 2016 से लेकर 2023 तक के, वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कराए जाएंगे इसी चैनल पर। तो इसी बात पर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की क्लास का सबसे पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। 31 नंबर का ये सवाल है। सौर सेल का आपको वर्णन करना है। व्हाट इज़ सोलर सेल, ठीक है। सोलर सेल को ही हिंदी में बोलते हैं सौर सेल। तो सौर सेल एक ऐसी डिवाइस है जो सौर ऊर्जा को प्रत्यक्षता ही विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है। जिससे सूर्य की जो किरणें होती हैं, ठीक है, वो यहाँ पर सौर सेल के माध्यम से क्या होती हैं, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती हैं। सौर सेल का सिद्धांत क्या है, चलिए ये सभी यहाँ पर देख लेते हैं। सौर सेल का सिद्धांत, ठीक है। सौर सेल प्रायः सेलेनियम और अर्धचालक जैसे कि सिलिकॉन और गैलियम से बनाए जाते हैं। किन पदार्थों से बने होते हैं, सिलिकॉन और गैलियम से बनाए जाते हैं। ये अर्धचालक सामान्यतः विद्युत के कुचालक नहीं होते हैं, विद्युत के ये कुचालक नहीं होते हैं, लेकिन इनमें कुछ विशेष अपद्रव्य मिलने से इनकी जो विद्युत चालकता है वो बहुत बढ़ जाती है। इन पर प्रकाश पड़ने पर भी इनका जो ताप है वो बढ़ने से इनकी चालकता बढ़ जाती है। अतः यदि आप द्रव्य मिश्रित अर्धचालक पर सूर्य से आने वाला प्रकाश डाला जाए तो अर्धचालक की सतहों के मध्य विद्युत विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, और यही सौर सेल का सिद्धांत है, ठीक है। इसके द्वारा क्या होती है, जो सोलर एनर्जी होती है वो आपकी विद्युत एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अगला सवाल है सौर सेल का उपयोग आपको बता देना। तो सौर सेल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर लाइफ। आप देख सकते होंगे सौर सेल का कहाँ कहाँ आजकल यूज़ किया जा रहा है, हर तरह से चारों तरफ आप देख पा रहे होंगे। जो सोलर पैनल है वो लगातार आपको कहीं रोड पर आप देख लेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर आपको लगे हुए मिल जाएंगे, घरों की छतों पर लगे हुए मिल जाएंगे। तो हर जगह आजकल जो सोलर सेल है वो यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो किस तरह से इससे विद्युत का उत्पादन किया जाता है और किस तरह से इसका उपयोग होता है ये अब देखेंगे। तो सोलर सेल का जो प्रमुख उपयोग वो निम्नलिखित है। कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल उपग्रह अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, ठीक है। आर्टिफिशियल यहाँ पर जो उपग्रह होते हैं, ठीक है, उन सभी में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा लाइट हाउस में विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, उसके बाद जल पंप, रेडियो, टीपी अभिग्राहियों को संचालित करने भी आजकल सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। प्रकाश स्तंभों को विद्युत शक्ति प्रदान करने के लिए भी यहाँ पर सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। कई जगह खंभों पर आपने देखे होंगे सोलर पैनल छोटे छोटे लगे हुए जिनसे खंभों पर लाइट जलती हुई आपको दिख जाएगी, ठीक है। समुद्र के तट से दूर निर्मित खनिज तेल के कुएं खोदने में आवश्यक विद्युत शक्ति प्राप्त करने के लिए, इसके अलावा घड़ियाँ, कैलकुलेटर आदि चलाने के लिए भी आजकल सौर ऊर्जा का जो उपयोग है वो व्यापक रूप से किया जा रहा है। अगला सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर बताएंगे आप। प्रश्न संख्या 33 ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में सौर ऊर्जा की भूमिका आपको स्पष्ट करना है। जो वैकल्पिक स्रोत हैं इसमें सौर ऊर्जा एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है, तो इसके बारे में आपको बताना है। ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष विशाल स्रोत सूर्य है। सूर्य पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा भी है। सूर्य क्या है, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा भी यहाँ पर बताया है। अतः पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत भी सूर्य ही माना जाता है, ये आपको याद रखना है। आगे यहाँ पर आगे बताया गया, चलिए देखेंगे। यहाँ पर पृथ्वी पर सूर्य से ऊर्जा जो है वो ऊष्मा तथा प्रकाश के रूप में प्राप्त होती है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा और पृथ्वी पर प्रवाह और जल चक्र की निरंतरता प्रदान करती है। इसके अलावा संपूर्ण जीवन को संपोषित करती है। पौधे क्या होते हैं, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बना लेते हैं, यानी कि अपना फूड बना लेते हैं। कौन भैया, भोजन बना लेते हैं, कौन, पौधे, ठीक है। इसी भोजन के द्वारा पृथ्वी पर समस्त जीवधारियों का संपोषण होता है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा भी कहा जाता है, ये आपको बताना है, ठीक है। आपसे पूछा है सौर ऊर्जा क्या है, तो सूर्य से प्राप्त जो ऊर्जा उसी को हम सोलर एनर्जी या सौर ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पर बताया कि आज समस्त देशों के वैज्ञानिकों का यही मत है, यही कहना है कि संसार में प्रतिदिन खपत होने वाली कुल ऊर्जा का लगभग 50,000 गुनी ऊर्जा सूर्य से प्रतिदिन हमें मिल जाती है।
अतः ऊर्जा संकट से उबरने का एकमात्र उपाय सौर ऊर्जा को अधिक से अधिक उपयोग में आपको लाना ही होगा। इसके लिए सौर कुकर आपको लेना होंगे। सौर जल ऊष्मक और सौर सेलों का उपयोग शुरू किया ही जा चुका है। इसका व्यापक रूप से जो उपयोग है वो किया जा रहा है सोलर एनर्जी का, ठीक है। इसके आगे यहाँ पर हम बात करेंगे अब सौर ऊर्जा का दोहन किस प्रकार करेंगे, तो भैया बताइए वेज ऑफ यूजिंग द सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी को आप किस प्रकार से यूज़ करेंगे, तो सौर ऊर्जा का दोहन निम्नलिखित दो प्रकार से किया जा सकता है। चलिए बात कर लेते हैं आपके वो दो प्रकार क्या है, फटाफट बात करेंगे। पहला आपका प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट फॉर्म में कैसे होता है ये देखते हैं। सौर ऊर्जा प्रत्यक्ष रूप से दो प्रकार से उपयोग में लाई जाती है। एक तो उसे ऊष्मा के रूप में संग्रहित करके तथा दूसरा उसे सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके। जिन डिवाइसेस या युक्तियों के द्वारा सौर ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में संग्रहित करके उपयोग में लाते हैं उन्हें सौर तापन ऊर्जा क्या बोलते हैं, सौर तापन युक्तियाँ यानी कि सोलर हीटिंग डिवाइसेस कहते हैं। जैसे क्या होता है आपका सोलर कुकर, ठीक है, सोलर कुकर में खाना पका सकते हैं आप, ठीक। वे युक्तियाँ जिनमें सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदला जाता है और सोलर सेल कहलाते हैं, क्या कहते हैं, सोलर सेल कहते हैं, ठीक है। अगला आपका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट फॉर्म में सौर ऊर्जा को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निम्नलिखित दो प्रकार से उपयोग में लाया जा सकता है। ये भी देख लेंगे, अलग अलग टाइप हैं इसके। पहला, पौधों में सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके, पौधों में जो सौर ऊर्जा होती है उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। दूसरा, वायु, सागरीय लहरों, सागर के विभिन्न जल स्तरों में तापांतर के फलस्वरूप होने वाली ऊर्जा का उपयोग करके। तो इस तरह से भी इनडायरेक्ट फॉर्म में जो ऊर्जा है सौर ऊर्जा उसका हम यूज़ कर सकते हैं। सौर कुकर पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, ठीक है। कैसे लिखना है टिप्पणी बताएंगे आपको, सौर कुकर पर टिप्पणी कैसे लिखना। सौर तापन युक्ति सिद्धांत का उपयोग सौर कुकर में बनाने में किया जाता है। अतः सौर कुकर और ऊर्जा की ऊष्मा का उपयोग करके भोज्य पदार्थों को आसानी से पकाने की ये एक डिवाइस है। मैंने पहले ही बताया, ठीक है, इसमें आप खाना बना सकते हैं आसानी से। इसमें लकड़ी का एक बड़ा बॉक्स होता है जिसके ढक्कन की आंतरिक सतह पर एल्यूमिनियम की पन्नी लगी रहती है। बॉक्स के अंदर एक दोहरी दीवार का कांच का ढक्कन लगा रहता है। बॉक्स की दीवार अंदर से काले रंग से पुती रहती हैं और इसके अंदर कुछ चालक पदार्थ जैसे कि रुई भर देते हैं। अब स्टील या एल्यूमिनियम के बर्तन की बाहरी सतह को काला रंग का इसमें वह भोज्य पदार्थ भर देते हैं जिससे आपको पकाना रहता है, ठीक है। ये जो बर्तन है बॉक्स के अंदर रखकर बॉक्स को कांच के ढक्कन के द्वारा ढक देते हैं। बॉक्स को धूप में रखते हैं और इसके ढक्कन को इस प्रकार तिरछा रखते हैं कि सूर्य की किरणें एल्यूमिनियम की पन्नी से परिवर्तित होकर बॉक्स के अंदर पड़ें। कुछ देर के बाद हम पाते हैं कि बर्तन में रखा भोज्य पदार्थ भैया पक जाता है, जैसे आप खा सकते हैं। तो ये है आपका सोलर कुकर का उपयोग, ठीक है। चलिए आगे की तरफ हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार क्लासेस मिल रही हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की, ठीक है। इसके अलावा डीएलएड से संबंधित जो पल की अपडेट है, शिक्षक भर्ती परीक्षाओं से संबंधित जो पल की अपडेट है वो भी आपको इसी चैनल पर लगातार उपलब्ध कराई जाती है। तो भैया जुड़ जाइए हमसे। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है 36 नंबर का प्रश्न। मशीनों की देखरेख और रखरखाव से आप क्या समझते हैं बता दीजिए। मशीनों की जो देखरेख है, ठीक है, और उनका जो रखरखाव है उससे आप क्या समझते हैं। अधिकतर मशीनें धातु लोहे की निर्मित होती हैं। घर्षण के कारण मशीनों के पुर्जे घिसने लगते हैं। घर्षण के कारण मशीनों के पुर्जे क्या होने लगते हैं, घिसने लगते हैं। इनको घिसने से बचाने हेतु स्नेहक तेल और ग्रीस को समय समय पर उनमें लगाना चाहिए। जैसे घिरनी की सहायता से पानी निकालने में किसी व्यक्ति के द्वारा प्रयास करने से घर्षण बल जो है बढ़ जाता है और उसे कम करने के लिए धुरी में तेल लगाना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, धुरी में तेल लगाना चाहिए, ठीक है। अगला यहाँ बताया मशीनों को जंग लगने से बचाने हेतु जंग वाले भागों को बालू कागज, ठीक है, यानी कि रेगमाल से रगड़कर साफ सफाई करते रहना चाहिए। बाहरी भागों में आपको पेंट मार देना चाहिए। जिन मशीनों से काम ना लिया जा रहा हो उन्हें ग्रीस लगाकर एकदम बिल्कुल अच्छे से पैकिंग ढक देना चाहिए, ठीक है। अगले यहाँ पर बताया जा रहा है कि हर व्यक्ति मशीन चलाने में कुशल नहीं होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति मशीन नहीं चला सकता है, इसलिए हमेशा प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति को ही मशीन चलाना चाहिए। जो व्यक्ति मशीन चलाना जानता है केवल उन्हीं व्यक्तियों से मशीन चलवाना चाहिए, और जो व्यक्ति इसे चलाने की कोशिश कर रहे हैं पहले उन्हें सिखाना चाहिए कि भैया ऐसे ऐसे मशीन आपको चलाना है। उससे उसमें खराबी आने की संभावना कम रहती है, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। कुछ का से आपका क्या अभिप्राय है भैया समझाइए। व्हाट इज सेल, सेल से आप क्या समझते हैं, इसका अर्थ भी बता दीजिए। तो चलिए देखते हैं। मनुष्य का जो शरीर है वो असंख्य, इनकी कोई गिनती नहीं, छोटे छोटे जीवित, ठीक है, यानी कि लाइफ यूनिट होती है उनसे मिलकर निर्मित बना हुआ है। इन इकाइयों यानी कि जो यूनिट्स होती हैं इनको ही हम कह देते हैं सेल। ध्यान रखना आपको, ये जो यूनिट्स होती हैं हमारे जो बॉडी है वो छोटी छोटी जिन इकाइयों से मिलकर बना हुआ होता है उसी को हम बोल देते हैं सेल, ठीक है। कोशिकाएं निर्जीव नहीं होती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेल निर्जीव नहीं होती हैं बल्कि ये शरीर की जीवित इकाइयाँ और ये निरंतर गति भी करती हैं, ठीक है। क्या करती हैं, गति भी करती हैं। ये श्वास भी लेती हैं भैया, अपना पोषण कर वृद्धि करती हैं और व्यय पदार्थों का भैया त्याग भी करती हैं और ये जनन भी करती हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जो आपकी सेल्स होती हैं इनकी संख्या में वृद्धि भी होती है, तो इसलिए इनसे बताया गया कि ये जनन भी करती हैं। अतः मानव शरीर असंख्य जीवित इकाइयों का एक समूह है, ये भी आपको याद होना चाहिए।
ये मानव शरीर की निर्णायक इकाइयाँ हैं और शरीर में निर्णायक निर्माण में, शरीर के निर्माण में ये ठीक उसी प्रकार से कार्य करती हैं जैसे भवन निर्माण में ईंटें कार्य करती हैं। कैसे कार्य करती हैं? जैसे कि एक घर बनाना है आपको, जो जिस तरह से आप ईंटों से घर को बनाते हैं उसी तरह से जो सेल्स हैं वो हमारी बॉडी का निर्माण करती हैं। कोशिकाएं जीवधारियों में पाई जाती हैं, जिनमें से अधिकांश जीवधारी बहुकोशिकीय यानी कि मल्टी सेल्यूलर होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव हैं जो एक कोशिकीय होते हैं यानी कि यूनिसेल्यूलर भी होते हैं, लाइक एज अमीबा। अमीबा आपका कैसा है? एक कोशिकीय जीव है। इसके अलावा एक कोशिकीय जीवों को एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेल्यूलर और बहुकोशिकीय जीवों को मल्टी सेल्यूलर भी कहा जाता है, जैसे कि अभी आपको हमने कुछ सेकंड पहले ही बता दिया, ठीक है। तो क्या होता है, जो बॉडी होती है या जो शरीर होता है किसी भी जीवधारी का, ठीक है, वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर ही बना होता है, ठीक है। चाहे वो पादप हो गए, ठीक है, चाहे वो मानव हो गया, चाहे वो जीव हो गए, कुछ भी हुआ, पादपों का जो निर्माण होता है वो भी सेल्स से मिलकर बना होता है, ठीक है। आगे यहाँ पर बात करेंगे और अगला सवाल प्रश्न आपसे क्या कह रहा है देखेंगे यहाँ पर। प्रश्न संख्या कोशिकाओं का वर्गीकरण कर देना आपको। जो कोशिकाएं वो कितने प्रकार की होती हैं? प्रत्येक कोशिका की आंतरिक संरचना खत्म होती है, लेकिन उनकी बाह्य आकार और कार्य पृथक पृथक होते हैं, ठीक है। कार्यों और आकार के आधार पर कोशिकाओं को कई भागों में व्यक्त किया जाता है, यहाँ पर खत्म नहीं होगा। एक समान होती है, प्रत्येक कोशिका की जो आंतरिक संरचना है वो एक समान हो सकती है, लेकिन उनकी बाह्य आकार और कार्य पृथक पृथक होते हैं, ये आपको याद रखना है। पहला यहाँ पर बताया गया रक्त कोशिकाएं यानी कि ब्लड सेल्स होती हैं। रक्त में दो तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी कि आरबीसीज बोलते हैं जिन्हें से आरबीसीज, सॉरी दोस्तों, श्वेत रक्त कोशिकाएं इसे डब्ल्यूबीसी बोलेंगे, ठीक है, डब्ल्यूबीसीज बोलेंगे। और लाल रक्त कोशिकाएं ही होंगी आपकी रेड ब्लड कार्पसेल्स, ठीक है, रेड ब्लड कार्पसेल्स और वाइट ब्लड कार्पसेल्स, ठीक है। इसके अलावा लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि आरबीसी एवं तस्तरी के समान उभरी होती हैं। केवल जो श्वेत कोशिकाएं होती हैं वो अनियमित आकार की होती हैं, ठीक है, इनका कोई नियमित आकार नहीं होता, ये भी आपको रखना है याद, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका मस्कुलर सेल्स यानी कि पेशीय कोशिकाएं, ये कैसी होती हैं देखेंगे। मस्कुलर सेल्स पेशीय कोशिकाएं पतली, लंबी एवं दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं, ठीक है, पतली होती हैं, लंबी होती हैं, दोनों सिरों पर नुकीली होंगी इस तरह से, ठीक है। एक सिरे पर भी नोक होगी, दूसरे सिरे पर भी नोक होगी, ठीक है। जो बायो स्ट्रीम के बच्चे होंगे उन्होंने इंटरमीडिएट और अंडरग्रेजुएट कोर्सेज में आपने इसका अध्ययन किया होगा बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो पेशीय कोशिकाएं कैसी होती हैं? लंबी और दोनों सिरों से नुकीली होती हैं भैया। ये परस्पर आपस में मिलकर पेशी ऊतकों का निर्माण भी करती हैं, जिनके द्वारा शरीर के सभी आंतरिक, बाह्य और ऐच्छिक और अनैच्छिक अंग हमेशा क्रियाशील रहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तीसरा आपका बोन सेल्स, कौन सा? बोन सेल, अस्थि कोशिकाएं। अस्थि निर्माणक कोशिकाओं को अस्थि कोशिकाएं कहा जाता है। ये कोशिकाएं बेलनाकार होती हैं और चारों ओर महीन छोटे छोटे रेशे इनसे निकलते रहते हैं। अगला आपका टाइप तंत्रिका कोशिकाएं यानी कि नर्व सेल्स। तंत्रिका कोशिका की संरचना शरीर और अन्य कोशिकाओं से बहुत अलग होती है। प्रत्येक तंत्रिका कोशिका के दो भाग होते हैं, ठीक है। और आगे यहाँ पर बताया गया कि ऊपरी भाग चौड़ा और असमान प्रकार का होता है, आकार का होता है, जिसे कोशिका पिंड कहा जाता है। इसमें केंद्रक भी पाया जाता है, ये आपको याद रखना होगा। अगला आपका कोशिका का टाइप है कनेक्टिव सेल, संयोजी कोशिकाएं। संयोजी कोशिकाएं परस्पर मिलकर संयोजी ऊतकों का निर्माण कर देती हैं, जो शरीर के समस्त अंगों को एक दूसरे से जोड़ने का भी कार्य करते हैं। जैसे इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, संयोजी, जो आपस में मिलकर परस्पर मिलकर संयोजी ऊतकों का निर्माण करते हैं, ठीक है। अगला आपका त्वचा या आच्छादक कोशिकाएं, जिसे एपिथेलियम सेल्स बोलते हैं इंग्लिश में। आच्छादक कोशिकाएं पतली झिल्ली के आकार की होती हैं, आपस में मिलकर आच्छादक ऊतकों का निर्माण करती हैं। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है और आप देख पा रहे होंगे 39 पवन चक्की। पवन चक्की बताना आपको, पवन चक्की का वर्णन करना है आपको, चलिए कर देते हैं वर्णन। पवन चक्की का उपयोग कुएं या जल स्रोत से पानी खींचने हेतु, जल पंप को चलाने के लिए, गेहूं पीसने की चक्की को चलाने हेतु, कुम्हार के चाक को घुमाने के लिए और विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। पवन चक्की का जो उपयोग है वो कहाँ कहाँ किया जाता है समझिए। पवन चक्की क्या होती है आपकी? पवन चक्की का उपयोग है वो कुएँ या जल स्रोत से पानी खींचने के लिए आप पवन चक्की का उपयोग कर सकते हैं। जल पंप को चलाने के लिए पवन चक्की का यूज़ किया जाता है। गेहूं पीसने की जो चक्की होती है आपने देखी होगी, वो भी पवन चक्की के द्वारा चलाई जा सकती है। कुम्हार का जो चाक होगा, चाक देखा होगा आपने, नहीं देखा तो कोई बात नहीं, बस ऐसे ही ध्यान दीजिए। कुम्हार के चाक को घुमाने के लिए भी और विद्युत ऊर्जा जो उत्पन्न होती है उसके लिए भी पवन चक्की का जो उपयोग है वो किया जाता है। तो इतने सारे जो उपयोग हैं ये हैं आपके पवन चक्की के, ये रखना आपको याद। आगे बताया गया कि पवन ऊर्जा के द्वारा पाल नाव को खो लेना, पाल नाव को खेना, ठीक है। पवन ऊर्जा के द्वारा पाल नाव को खेना। नाव को पानी में चलाने के लिए भी पवन ऊर्जा अर्थात वायु की गतिज ऊर्जा का उपयोग करते हैं आप। इसके लिए नाव में लकड़ी का एक खंभा लगाकर उस पर एक बड़ा कैनवास कपड़ा लगाते हैं, जिसे पाल कहा जाता है, ठीक है, जैसे कि आपने फिल्मों वगैरह में देखा भी होगा, ठीक। इसके बाद आपका इस क्लास का अंतिम सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। उसके बाद इस क्लास को हम समाप्त करेंगे, बट आप इस सवाल को पढ़कर जाइए। ऊर्जा रूपांतरण, ठीक है, ऊर्जा रूपांतरण, ठीक है, ऊर्जा रूपांतरण को समझाना है क्या है।
विद्युत बल्ब और ट्यूबलाइट में विद्युत ऊर्जा का प्रकाशीय और ऊष्मीय ऊर्जा में बदलना, ये किस तरह का, ये क्या है, एक तरह का ऊर्जा का रूपांतरण है। जैसे कि सोलर एनर्जी, सोलर सेल आपने देखा होगा, तो जो सोलर एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होती है, सोलर सेल के माध्यम से विद्युत एनर्जी में, किस में, विद्युत ऊर्जा में वो आपकी कन्वर्ट होती है। इसके अलावा विद्युत हीटर में क्या होता है, जो विद्युत का हीटर होता है, हीटर आपने देखा होगा जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, इसमें क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जो विद्युत ऊर्जा होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो किस में परिवर्तित होती है, ऊष्मीय ऊर्जा में। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, सेल में रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में बदलना, जो सेल होता है वो रासायनिक ऊर्जा किस में बदलती है, विद्युत ऊर्जा में। पॉइंट नंबर 4 यहाँ पर बताया गया कि लाउड स्पीकर में क्या होता है, जो आपकी विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में बदलना, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो किस में बदलती है, ध्वनि ऊर्जा में। लाउड स्पीकर तभी तो आवाज़ निकलता है, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी करंट उसमें जाता है लाउड स्पीकर में, तो वो एकदम बोल पड़ता है, एकदम भूं भूं करके एकदम बोल पड़ता है, अजीब अजीब से आवाज़ें निकाल देता है। वो जाए आप जो कुछ भी बजाएं उसमें, ठीक है, तो उसमें जब आवाज़ निकलती तो क्या होता है, जो आपकी विद्युत ऊर्जा होती है वो ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। इसका अगला है आपका माइक्रोफोन में ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में बदलना। अगला आपका मोमबत्ती के जलने में रासायनिक ऊर्जा का प्रकाशीय और ऊष्मीय ऊर्जा में बदलना। अगला आपका बिजली के जो पंखे होते हैं, मिक्सी आदि में विद्युत ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में ये बदलती हैं। और अगला अंतिम आपका डायनोमो में गतिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में बदलना। ठीक है, डायनोमो क्या होती है, एक मशीन होती है, इसके द्वारा जो गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है, इससे हम क्या करते हैं, विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करना बिल्कुल ना भूलिए, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। जो नए भाई बने वो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएँ। आज की इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं भैया, और मिलते हैं अगली क्लास में आपके लिए। तब तक के लिए हमसे आप जुड़े रहें। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस।